हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें क्वांटिफायर्स आएंगे, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट आएंगे, नेगेशन आएंगे, डुअल आएंगे, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ स्टेटमेंट। बट इससे पहले हम लोग ने स्टेटमेंट क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रूथ टेबल क्या होता है, एक स्टेटमेंट के लिए कितने सेट ऑफ ट्रूथ वैल्यूज होते हैं, 2 के लिए कितने होते हैं, 3 के लिए कितने होते हैं, ये सब हम लोग एक्सरसाइज 1-2 एंड हाउ डू यू ड्रॉ द ट्रूथ टेबल, how do you check whether a given statement, two given statements are equivalent or not, and how do you check whether a compound statement is tautology, contradiction or contingency। इतना तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग का थर्ड लेक्चर। अगर कोई नए हैं तो मेरा ये मैं इंसिस्ट करूंगा कि वो जाए प्लेलिस्ट में जाके इसका एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 और उससे पहले का थियरी अच्छे से पढ़ गया। बच्चे लॉजिक मतलब समझते हैं खाली ट्रू फॉल्स ही होता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत कुछ होता है लॉजिक के अंदर, बहुत बड़ा चैप्टर है ना, 8 मार्क का चैप्टर है, इजी है, इनफैक्ट इजी चैप्टर है, ऐसा बोलने के लिए बोल सकते हैं। बट ट्रू फॉल्स के अलावा बहुत चीजें हैं जो चीजें बच्चों के याद नहीं रहते, और वही चीजें ज्यादातर इंपॉर्टेंट होती है, जैसे नेगेशन हो गया, क्वांटिफायर्स हो गया। एंट्रेंस एग्जाम में ये सब आते हैं। ट्रूथ टेबल एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आता है, कभी ऐसा नहीं आएगा कि सीईटी में या आपके जेई में ड्रॉ द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट, ऐसा नहीं आएगा, है कि नहीं। यही सब चीजें आते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, तब ताकि जब भी वीडियो आए आपको घंटी सुनाई दे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अभी। पहला कंसेप्ट देखो, क्वांटिफायर्स। क्या होता है क्वांटिफायर्स, पहले देखेंगे क्वांटिफायर्स क्या होता है, उसके बाद देखेंगे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होता है। फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और इसका सिंबल ऐसा होता है। पढ़ते कैसे इसको? फॉर ऑल और फॉर एवरी, इसको ऐसे पढ़ते हैं। फॉर ऑल पढ़ते हैं या तो फॉर एवरी पढ़ते हैं। और जो सेकंड टाइप का आता है उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल, सेकंड वन इज एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर उसका ऐसा होता है सिंबल। इसको कैसे पढ़ते हैं? देयर एग्जिस्ट। कैसे पढ़ते हैं बच्चों इसको? देयर एग्जिस्ट। अब देखो, इसको अगर ध्यान से सोचोगे, यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल इज यूज्ड व्हेन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर स्टेटमेंट में एक अननोन है, एक्स का वैल्यू एक अननोन है ना, वो अननोन वैल्यू के लिए जितने एक्स के अननोन वैल्यू पॉसिबल है, मान लो एक्स एक सेट को बिलोंग करता रहेगा और वो सेट के अंदर 10 एलिमेंट है ना। मान लो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट? 10 एलिमेंट। तो वो सारे के सारे 10 के 10 एलिमेंट के लिए अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज होगा। अगर 10 में से एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा मतलब कहां तक? 9 तक। एक या एक से ज्यादा, एक स्टेटमेंट या उससे ज्यादा कितना होगा? 9 स्टेटमेंट तक अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू होता है, 9 वैल्यूज तक, तब भी आपका एग्जिस्टेंशियल ही होगा। क्या होगा? तब भी आपका एग्जिस्टेंशियल होगा, यूनिवर्सल नहीं होगा। यूनिवर्सल तभी होगा व्हेन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना। और सिंबल तो देख लिया, क्यों यूज होते हैं देखो, व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल यूज होता है, यूज व्हेन द स्टेटमेंट इज ट्रू, व्हेन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, and this is used when the statement is true when the statement is true for at least 1 x, कम से कम एक x के लिए, at least 1 x। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। Let us take an एग्जाम्पल दो। अगर मैंने बोला फॉर ऑल, देखो ध्यान से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। क्या बोल रहा हूं? देखो ध्यान से सोचो। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, अगर जितने x नेचुरल नंबर के अंदर रहे, अगर x एक नेचुरल नंबर होगा, इसका मतलब क्या? x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है। अगर x एक नेचुरल नंबर होगा
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, सारे नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा 0 से ज्यादा होगा। 0 से ज्यादा हो तो मतलब पॉजिटिव होगा। तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, देखो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, x बिलोंग्स टू n, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये कौन कौन सा x के लिए ट्रू होगा? ऐसे नेचुरल नंबर में कौन कौन सा x है जिसका स्क्वायर क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। तो वो तो ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होता है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो अगर सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, मतलब x के सारे वैल्यूज के लिए अगर ट्रू होते हैं, तो कौन सा क्वांटिफायर यूज होगा? क्वांटिफायर होगा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब कौन सा? फॉर ऑल। अगर मान लो किसी एक के लिए ट्रू होता है या एक से ज्यादा के लिए ट्रू होता है लेकिन सबके लिए नहीं होता, तो कौन सा यूज होता है? एक्सिस्टेंशियल। एक्सिस्टेंशियल कैसे यूज करेंगे? देखो, द एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, द एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r और n कर दो, n कर दोगे तो जल्दी समझ में आएगा, है ना? तो द एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11। देखो क्या बोलते हैं, पहले इसकी बात करते हैं, उसके बाद क्वांटिफायर के पास आएंगे, इसकी बात करते हैं, जो स्टेटमेंट है इसकी बात करते हैं। देखो क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू n, x एक नेचुरल नंबर है और ये ऐसे टाइप के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सा टाइप का कंडीशन? कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 11। क्या लिखा है? देखो 2x प्लस 3 इक्वल टू 11। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 11, तो ये x के सारे वैल्यू को फॉलो करेगा क्या, या x के सारे वैल्यू ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्या? आंसर इज नो। कैसे करेंगे? 2x इक्वल टू 3 को उस साइड ले लो, 11 माइनस 3 विल बी 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। तो ये स्टेटमेंट का वैल्यू ट्रू होगा। द स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली व्हेन x इज इक्वल टू 4। ये स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब x का वैल्यू 4 होगा। मतलब नेचुरल नंबर के कितने एलिमेंट के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है ये स्टेटमेंट? सिर्फ एक या एक से ज्यादा होगा तो कौन सा क्वांटिफायर यूज होना चाहिए? देयर एग्जिस्ट। वही हुआ है। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, एक क्वांटिफायर रहेगा, तो आप स्टेटमेंट को एनालाइज करना। अगर स्टेटमेंट x के सारे वैल्यूज के लिए ट्रू है तो फॉर ऑल लिखना, कम से कम एक के लिए ट्रू है तो देयर एग्जिस्ट लिखना। समझ गया? ये हो गया क्वांटिफायर। दिस इज योर क्वांटिफायर। नाउ कम योर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब और एक बात देखो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये जो क्वांटिफायर्स होते हैं ऑलवेज, ये जो क्वांटिफायर्स होते हैं ये हमेशा किस पे यूज होते हैं? दीज आर ऑलवेज यूज ऑन ओपन स्टेटमेंट्स। इसको शक्तिमान का स्टार मार्क बना के रखो। क्या होता है? देखो, क्वांटिफायर्स आर ऑलवेज यूज, क्वांटिफायर्स आर ऑलवेज यूज इन ओपन स्टेटमेंट। अगर ओपन स्टेटमेंट होगा then only you can use quantifiers, open statements, hence called quantified statements, hence called quantified। STMTS मतलब स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स को मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, अब ऐसा हो गया कि जो क्वांटिफायर होते हैं, ये जो क्वांटिफायर्स होता है ना, ये हमेशा किस में यूज होता है? ओपन स्टेटमेंट में ही यूज होता है। अगर क्वांटिफायर को हमने ओपन स्टेटमेंट यूज कर लिया तो कैसे टाइप के स्टेटमेंट बनेंगे? कुछ ऐसे टाइप के स्टेटमेंट बनेंगे, ऐसे टाइप के। ये स्टेटमेंट को ओपन स्टेटमेंट along with quantifiers becomes a quantified statement। ओपन स्टेटमेंट में अगर आपने क्वांटिफायर्स यूज कर लिया, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ओपन स्टेटमेंट, क्या बोल सकते हैं? ओपन स्टेटमेंट along with quantifiers, open statements along with quantifiers equal to your quantified statement। समझ गया हो? तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना। ओपन स्टेटमेंट में जब आप क्वांटिफायर्स को यूज कर देते हो तो वो जो नया स्टेटमेंट बनता है वही क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बन जाता है ना। अभी समझ गया कैसा होता है? ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, समझेंगे? तो ओपन स्टेटमेंट को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्वांटिफायर यूज करके एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, तो हाउ डू यू चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? तो कैसे करने का? पहले वो स्टेटमेंट को देखने का, स्टेटमेंट x के कितने वैल्यू के लिए ट्रू है, x के जितने वैल्यू डिफाइंड है, अगर सबके लिए ट्रू है तो फॉर ऑल, अगर कम से कम एक के लिए ट्रू है तो देयर एग्जिस्ट। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखो एक्सरसाइज 1.3 तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही है, एकदम सेम टेम्पलेट मैंने उठा के रखा है इधर। चलो क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना
खिड़कंडी करेंगे ना, फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों क्या दिया क्वेश्चन, देखो a इज इक्वल टू, ए में कितने एलिमेंट्स है देखो 3, 5, 7, 9, 11, 12। तो जब भी मैं बोल रहा हूँ ना ये x बिलोंग्स टू a, आप समझ जाना जो x का वैल्यू है 3, 5, 7, 9, 11, 12 इतने में से ही वैल्यू होगा, बाहर का वैल्यू नहीं लो। देखो हर क्वेश्चन में क्या लिखा है आपका x बिलोंग्स टू a, मतलब x का वैल्यू क्या है, इधर इट इज 3 और 5 और 7 और 9 और 11 और 12। ठीक है, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू, क्या करना है आपको, इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना, मतलब लिखना आइदर ट्रू और फॉल्स, बस इतना ही लिखना है ना, ईच ऑफ द फॉलोइंग। समझ गया? तो कैसे ट्रू फॉल्स लिखेंगे, थोड़ा सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिया देखो फर्स्ट वाला, देयर एक्सिस्ट x बिलोंग्स टू a, देयर एक्सिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस 8 इक्वल टू 1। कैसा टाइप का स्टेटमेंट है देखो बच्चों, ऐसा गिवन है, मैं फर्स्ट वाला इधर सॉल्व कर रहा हूं, देखो ध्यान से, x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये तभी ट्रू होगा जब x का वैल्यू 9 होगा, x का वैल्यू 9 होगा। 9 a का एक एलिमेंट है क्या, तो हाँ है, 9 a का एक एलिमेंट है, बट a में कितने एलिमेंट के लिए ट्रू हो रहा है, सिर्फ एक, सिर्फ एक, a का एक ही एलिमेंट के लिए स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला था आपको कम से कम एक के लिए अगर ट्रू होगा तो वहां पे क्या होता है, देयर एग्जिस्ट होता है, क्या होता है, देयर एग्जिस्ट। और यहाँ पे देखो क्वांटिफायर आपका वही यूज हुआ ना, देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है। अगर मान लो यहाँ पे फॉर ऑल हुआ होता तो फॉल्स होता, फॉर ऑल हुआ होता तो फॉल्स होता। समझ गए? चल क्वेश्चन 2 देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। देखो सेकंड वाला, इसके लिए अगर x a को बिलोंग करेगा, अगर x a को बिलोंग करेगा उसका स्क्वायर प्लस वो नंबर एक इवन नंबर होगा। देखो x में कितने एलिमेंट है, x इज इक्वल टू, अगर मैंने पहला एलिमेंट 3 ले लिया तो x स्क्वायर प्लस x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस x मतलब 3, 3 हो गया 12 और ये हो गया इवन, ये क्या हो गया इवन, मतलब 3 को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ अभी 5 देख लो, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5, 25 प्लस 5 कितना हो गया 30, दैट इज अगेन इवन, मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अभी 7 देखते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 7 विच इज 56 एंड दैट इज अगेन इवन, पहला 3 को सेटिस्फाई कर लिया। नाउ 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 इक्वल टू 90, अगेन दैट इज इवन, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। देन ले लिया हमने 11, 11 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 11 का स्क्वायर हो गया 121, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121 प्लस 11, so this is equal to 132, again this is even, तो इसको भी सेटिस्फाई किया। देन हो गया आपका 12, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 144 प्लस 12 हो गया 156 एंड दिस इज अगेन इवन, मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर गया, सबको सेटिस्फाई कर गया। देखो मजे है ना, सबको सेटिस्फाई कर गया, मतलब x में जितने वैल्यू आपके a सेट में थे, ये जो कंडीशन दिया था आपको, क्या दिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक इवन नंबर होगा, ये सबको सेटिस्फाई कर गया। अगर सबको सेटिस्फाई कर गया तो बात क्या होगी कि ये इसमें जो क्वांटिफायर होगा ये तो फॉर ऑल होना चाहिए, है कि नहीं। अब देखो अंकल ने फॉर ऑल दिया है क्या, अगर फॉर ऑल दिया है तो फिर आपकी मौज है ना, ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। तो देखो हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, ये फॉर ऑल ही दिया है, अगर फॉर ऑल दिया है तो मौज हो गई, हाँ क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, दिस इज हाउ टू एनालाइज द स्टेटमेंट। चलो और एक करते हैं, समझ में आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस करते रहना, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, मतलब लाइक बटन को प्रेस कर देना, हाँ और शेयर कर देना, लाइक शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटक से कर देना। ठीक है, चलो थर्ड, there exists x belongs to a, there exists x belongs to a such that x square less than 0, हाँ x square less than 0। देखो यहाँ पे क्या दिया, x square less than 0, मतलब x का जो स्क्वायर होगा वो 0 से कम होगा। अब देखो a में जितने नंबर है वो सारे पॉजिटिव नंबर है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, राइट। तो ऐसा कोई नंबर है क्या जिसका स्क्वायर 0 से कम होगा, ऐसा कोई नंबर है जिसको हमने स्क्वायर कर दिया, अगर a को बिलोंग करेगा, a को बिलोंग करेगा तो जिसको मैंने स्क्वायर कर दिया तो 0 से कम हो जाएगा, हाँ? तो देखो 3 को स्क्वायर किया 9 पॉजिटिव, 5 को स्क्वायर किया 25 पॉजिटिव, क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सारे नंबर पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, बट अंकल यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेगेटिव होगा, x लेस देन 0 नेगेटिव होगा, ऐसा होने ही नहीं वाला, हाँ? तो कौन सा क्वांटिफायर, ये देखो यहाँ पे बोला है कि देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक के लिए तो ट्रू होगा, वो एक के लिए भी नहीं हो रहा है, एक के लिए भी नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, फॉल्स हो जाएगा, बस स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ गए, चलो बढ़ते हैं आगे। फिर फोर्थ वाला देखो, x बिलोंग्स टू a, x इज एन इवन नंबर,
बोलता x अगर a को बिलोंग करेगा तो इवन नंबर होगा, तो सारे इवन नंबर a को बिलोंग करेंगे। ऐसा है क्या? देखो a में क्या है, इवन तो है ही, इवन है ही, मतलब कितने इवन है? सिर्फ एक ही इवन नंबर, बाकी सब ऑड है, बाकी सब ऑड है ना? एक इवन नंबर है, बाकी सब ऑड है। अगर सब ऑड है तो क्या करेंगे? सारे नंबर ऑड है ना, एक ही को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एक ही को सेटिस्फाई करेगा तो क्या होना चाहिए? देयर एग्जिस्ट होना चाहिए, है ना? देयर एग्जिस्ट होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट है क्या? यहाँ पे देखो फॉर ऑल लिखा है, फॉर ऑल मतलब सबको सेटिस्फाई करना चाहिए, ये तो नहीं कर रहा है, तो ये हो गया फॉल्स। ये क्या हो गया? फॉल्स। अगर देखो बच्चों थर्ड में, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, थर्ड में अगर ग्रेटर देन जीरो होता तो मान लो ग्रेटर देन जीरो तो ट्रू होता है। ग्रेटर देन के लिए क्या होता है बच्चों? ट्रू होता है। मैं वापस लिख लेता हूँ, ग्रेटर देन अगर जीरो होता है तो सबके लिए ट्रू हो रहा है ना, सबके लिए ट्रू हो रहा है। हाँ, तो देयर एग्जिस्ट नहीं होता, क्या होता है? फॉर ऑल होता है, सबके लिए। एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, सारे के लिए पॉजिटिव होगा, तो देयर एग्जिस्ट नहीं होता। फिर फॉर ऑल होता तो ट्रू होता। समझ आ रहा है कि नहीं? फॉर ऑल अगर होता तो ट्रू होता, बट यहाँ पे देयर एग्जिस्ट दिया है तो फॉल्स होता। ठीक है, चलो थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अभी आते हैं हम लोग फिफ्थ पे। क्या दिया है? देखो फिफ्थ में ऐसा दिया है कि जो एक्स स्क्वायर है, क्या दिया? देखो 3x प्लस 8 है, ये ग्रेटर देन 40 है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 40, इसका मतलब क्या होता है? अगर 3x प्लस 8 40 से ज्यादा होगा, मतलब 3x का वैल्यू जो है वो 40 माइनस 8 को वो किससे ज्यादा होगा? 32 से ज्यादा होगा। अगर 3x का वैल्यू 32 से ज्यादा होगा तो x का वैल्यू आपका 32/3 से ज्यादा होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा बच्चों? आपका 32/3 से ज्यादा होगा। अभी 32/3 कितना होता है? 3 से डिवाइड कर लो, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो x का वैल्यू x इज मोर देन 10 पॉइंट समथिंग, ऐसा कुछ तो आएगा, 10.6 के आसपास आएगा, नॉट 3, 10.6 से ज्यादा होगा। तो 10.6 से ज्यादा हमारे पास कितने नंबर है? ए में दो ही नंबर है। दीज आर द टू नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 10.6, तो दो ही नंबर है। तो ए में जितने एलिमेंट है उसके कितने वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है? फॉर हाउ मेनी वैल्यूज इट सेटिस्फाई? ओनली 2, मतलब देयर एग्जिस्ट होना चाहिए, और यहाँ पे देयर एग्जिस्ट ही हुआ है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका? ट्रू हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? इसका ट्रू हो गया। समझ में आ गया? समझ रहा है ना? चलो सिक्स्थ वाला क्या दिया देखो, और एक क्वेश्चन कोशिश करते हैं। सिक्स्थ वाला बोलता है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए 2x प्लस 9 ग्रेटर देन 14। देखते हैं, यहां से x ढूंढो। 2x ग्रेटर देन कितना होगा? 14 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 5। 2x ग्रेटर देन 5 मतलब x ग्रेटर देन 5/2, व्हाट इज 5/2? 5/2 विल बी 2.5, तो मतलब x का जो वैल्यू है वो 2.5 से ज्यादा होगा, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट a में है जो 2.5 से ज्यादा है? अरे सब है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, वो 3 है, खुद ही 2.5 से ज्यादा है। तो 3, 5, 7, 9, 11 एंड 12 ऑल वैल्यूज आर मोर देन 2.5, मतलब यहाँ पे सबको सेटिस्फाई कर गया। मतलब क्या होगा? फॉर ऑल होना चाहिए। फॉर ऑल है क्या? देखो हाँ है, दिख तो रहा है ना? है, तो आंसर हो जाएगा ट्रू। आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये हो गया तुम्हारा क्वांटिफायर्स, है ना? क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट और एक्सरसाइज का आपका सम। अभी थोड़ा आगे बढ़ेगा, नया कंसेप्ट है, हाउ टू फाइंड द डुअल ऑफ ए स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट का डुअल मतलब क्या समझते हो? डुअल मतलब क्या होता है? देखो मैं लिख रहा हूँ, एक स्टेटमेंट का डुअल अगर ढूंढना है तो कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। स्टेटमेंट और उसका डुअल, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? अगर मान लो स्टेटमेंट में और है, स्टेटमेंट में अगर और है तो उसको एंड में कन्वर्ट कर लो। क्या कर दो? इसको एंड में कर दो। अगर एंड है तो और में कर लो, और है तो एंड कर लो, एंड है तो और कर लो। अगर टोटोलॉजी है, टोटोलॉजी हम लोग ऐसा लिखते हैं स्मॉल टी, है ना? अगर टोटोलॉजी है तो क्या लिखो? कॉन्ट्राडिक्शन, स्मॉल सी, टी फॉर टोटोलॉजी, टी फॉर टोटोलॉजी। टोटोलॉजी है तो उसको किस में कन्वर्ट कर लो? कॉन्ट्राडिक्शन। अगर सी है मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है, स्मॉल सी, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो उसको टोटोलॉजी बना दो, है ना? तो व्हाट आर द चेंजेस टू बी मेड while finding the dual of any given statement? While finding the dual of any given statement, any given statement,
while finding the dual of any given statement, the following transformations are performed. क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन है देखो, दीज आर, ये जो साइड में लिखा हो ना, दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन। इतने ट्रांसफॉर्मेशन को अगर फॉलो करोगे तो स्टेटमेंट का क्या बन जाएगा, डुअल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट का डुअल बन जाएगा। समझ गया? तो याद रखो क्या क्या करना है आपको। देखो ये स्टेटमेंट, ये डुअल, करना क्या है आपको, और को एंड करना है। और को क्या करना है बताओ, एंड को क्या करना है, और को एंड को और। ट्रू को क्या करना है, ट्रू को फॉल्स, और सॉरी ट्रू को फॉल्स, टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन को टोटल। इतना कर दिया तो स्टेटमेंट क्या करेगा, उसका खुद का डुअल बन जाएगा। इतना ही चेंज करना। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखा, चलो राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग। ये एक्सरसाइज 1.3 का ही क्वेश्चन नंबर 2। तो डुअल कैसे लिखेंगे एक बार देख लो। डुअल लिखने के लिए मैंने आपको जो बोला था वो आपको याद करना पड़ेगा। क्या बोला था मैंने आपको, डुअल के लिए जहां पे और है उसको एंड करोगे। हाँ, तो पी एंड हो गया, और जहां पे एंड है उसको और करोगे, हो गया। और को एंड कर दिया, एंड को और कर दिया। सेकंड का आंसर देखो, सेकंड का आंसर जहां पे एंड है उसको और करोगे, एंड को और कर दिया, और यहाँ पे भी एंड है तो ये भी और हो जाएगा। तो ये हो गया खत्म। थर्ड का आंसर देखो, थर्ड का आंसर हो जाएगा, और को एंड कर दिया, एंड को और कर दिया, फिर और को एंड कर दिया, खत्म। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ का आंसर देखो, फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एंड है तो और कर लिया, नेगेशन और कुछ नहीं करना, एंड को और को एंड, टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन को टोटोलॉजी। समझ गए, समझ गए ना। तो ये हो गया। चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, देखो ये आंसर, ये फिफ्थ का आंसर कैसे लिखेंगे। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा नेगेशन पी, कुछ नहीं करना है इसको, और है क्या कर देना, एंड कर देना इसको। नेक्स्ट देखो, ब्रैकेट के बाद एंड क्या कर देना, और कर देना, नेगेशन आर, एंड है और कर देना, बस दैट्स इट, है ना। देखो नेक्स्ट इसका देखो, इसको कैसे करेंगे, नेगेशन पी एंड है और कर देना, एंड को और कर दिया, नेगेशन क्यू एंड है और कर देना, पी और है एंड कर देना, फिर एंड है और कर देना, बस कुछ छूटना नहीं चाहिए ना। सेवेंथ वाला देखो, सेवेंथ वाला है नेगेशन ऑफ पी, और है तो एंड कर देना, एंड है तो और कर देना, और है तो एंड कर देना, फिर क्यू एंड है तो और कर देना, बस हो गया। कुछ छूटना नहीं चाहिए, छूट गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एट का आंसर देखो, सी कॉन्ट्राडिक्शन है तो क्या करना है इसको, टोटोलॉजी बताया था ना, टोटोलॉजी करना, और है तो एंड कर देना, ठीक है। पी है एंड है तो और कर देना, फिर क्यू है और है तो एंड कर देना, बस। These are the corresponding duals of given questions, है ना। अभी नाइन्थ वाला देख लो, दिस इज नेगेशन पी, और है तो क्या करोगे बच्चों, एंड। अभी एंड है तो क्या करोगे, और, एंड है तो क्या करोगे, और, टी है तो क्या करोगे, सी। अब देखो टेंथ का आंसर देखो, टेंथ का आंसर क्या हो जाएगा, पी, और का आंसर क्या हो जाएगा, एंड, एंड के लिए क्या करोगे, और के लिए एंड हो गया, फिर ये और तो क्या हो जाएगा, एंड, सी है तो हो जाएगा टी, सी है तो क्या हो जाएगा टी। यहाँ पे थोड़ा भूल गए ना हम लोग, देखो टोटोलॉजी है तो क्या करना भूल गए, इसको कॉन्ट्राडिक्शन करना भूल गए, तो इसको कर दो कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, समझ गया। और को एंड करो, एंड को और करो, टी को सी करो, सी को टी करो, हो गया तुम्हारा डुअल। अभी देखो क्या क्या पढ़ लिया, क्वांटिफायर डुअल पढ़। अभी पढ़ेंगे एक स्टेटमेंट का अगर मुझे नेगेशन ढूंढना है तो कैसे ढूंढो। नेगेशन मतलब पहले ही बताया था मैंने, नेगेशन मतलब स्टेटमेंट को नलिफाई करने की, उल्टा करने की, स्टेटमेंट नॉट लगाने की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, नेगेशन की होती है। अब देखेंगे भाई बेचारा कैसे जिम्मेदारी निभाता है। नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट तो क्या होता है, देखो एक स्टेटमेंट का नेगेशन मतलब क्या, वाइल फाइंडिंग, जैसे डुअल में हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किए थे, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। वाइल फाइंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, द नेगेशन ऑफ, while finding the negation of any given statement, while finding the negation of any given statement, the following transformations are performed।
क्या क्या देखो ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको शक्तिमान का स्टार बना के रखो, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ये चेक करने वाले हैं अगर एक स्टेटमेंट दिया रहेगा तो उसका नेगेशन कैसे ढूंढेंगे। सो देखो क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, दिस स्टेटमेंट एंड दिस इज उसका नेगेशन। स्टेटमेंट गिवन है, करना क्या है उसका नेगेशन करना है। अगर स्टेटमेंट गिवन है और नेगेशन करना है, क्या गिवन है स्टेटमेंट, करना क्या है नेगेशन। पहला दो सेम, और को एंड कर देना, एंड को और कर देना, ठीक है। एंड को और को एंड, हो गया। ये डुअल जैसा है बट इसके बाद सब डिफरेंट है। इसके बाद क्या देखो, अगर कोई स्टेटमेंट है P है तो वो नेगेशन बन जाएगा, अगर Q है तो नेगेशन, P है तो नेगेशन बन गया। अगर नेगेशन है, क्या है, अगर नेगेशन है तो P बन जाएगा, नेगेशन P है तो P बन जाएगा। अब बोले सर Q है तो क्या होगा, P के जैसा ही होगा। P में क्या है नेगेशन हो रहा है, Q में नेगेशन Q हो जाएगा, नेगेशन Q है तो Q हो जाएगा, नेगेशन Q में क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। P में जैसे नेगेशन P, नेगेशन P में P, सिमिलरली Q में नेगेशन Q, नेगेशन Q में Q, R के लिए सेम, सारे स्टेटमेंट के लिए ऐसे हो जाएगा। फिर देखो ऑल के लिए एक क्वांटिफायर्स की बात होगी, ऑल के लिए सम होगा एंड सम के लिए ऑल होगा, सम के लिए क्या होगा ऑल होगा। देन वापस आते हैं, ये देखो ये आपका स्टेटमेंट, देन देखो ये आपका स्टेटमेंट और ये आपका नेगेशन, है ना। आप देखो कैसा, हाँ ऑल के लिए सम हो गया, सम के लिए ऑल हो गया। फॉर ऑल के लिए क्वांटिफायर देखो, फॉर ऑल के लिए क्या होगा देयर एग्जिस्ट, एंड देयर एग्जिस्ट के लिए क्या होगा फॉर ऑल, है ना। फॉर ऑल रहेगा तो देयर एग्जिस्ट रहेगा तो फॉर ऑल, ये क्वांटिफायर्स हो गया। तो इतने चेंजेस आपको करने पड़ेंगे व्हाइल फाइंडिंग द नेगेशन ऑफ एनी गिवन स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट में और एंड पी नेगेशन पी इतना है, तो आप स्टेट नेगेशन ढूंढ सकते हो। जैसे छोटे मोटे एग्जाम्पल्स कर लेते हैं अपन। देखो एक एग्जाम्पल लिया, छोटा सा एग्जाम्पल हुआ, क्या दिया, एक स्टेटमेंट दिया और उसका नेगेशन करना। फाइंड द नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। एग्जाम्पल इज नेगेशन ऑफ, मैंने नेगेशन बाहर लिख दिया क्योंकि मुझे नेगेशन करना है, P एंड नेगेशन Q और R। मान लो ये स्टेटमेंट है और अंकल ने बोला है कि इसका नेगेशन कर लो, तो नेगेशन क्या हो जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट। तो जब नेगेशन को मैं अंदर अप्लाई करूंगा, P है ना फर्स्ट, तो वो क्या बनेगा नेगेशन P, एंड है तो वो बनेगा और, ये ऑलरेडी नेगेशन है, Q में देखो ऑलरेडी नेगेशन है, तो जब फिर से नेगेशन अप्लाई करोगे तो ये Q बन जाएगा, ये और है तो एंड बन जाएगा, R बन जाएगा नेगेशन ऑफ R। हो गया, समझ गए। अभी एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या बोलता है देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोलता है कि नेगेशन ऑफ नेगेशन P और नेगेशन Q एंड R, अगर ये करना है तो कैसा करोगे, तो जैसे ही नेगेशन अप्लाई करोगे, पहले भी नेगेशन है तो वो हट जाएगा P हो जाएगा, और है तो एंड बन जाएगा, नेगेशन Q है तो नेगेशन हट के Q हो गया, एंड है तो और हो गया R हो जाएगा नेगेशन, बस हो गया, ये आंसर है आपका। सो अगर कंडीशनल बाई कंडीशनल है तो हम लोग को पता नहीं। अभी तक देखो हम लोग ने क्या डिस्कस किया, और को एंड करेंगे, एंड को और करेंगे, P को नेगेशन P करेंगे, नेगेशन P को P करेंगे, ऑल को सम करेंगे, सम को ऑल करेंगे, फॉर ऑल को देयर एग्जिस्ट करेंगे, देयर एग्जिस्ट को फॉर ऑल करेंगे। इतना कर दिया तो स्टेटमेंट का नेगेशन बन गया स्टेटमेंट का नेगेशन। अभी देखेंगे अगर स्टेटमेंट का नेगेशन इससे बन गया, अगर कोई स्टेटमेंट में कंडीशनल रहेगा, बाई कंडीशनल रहेगा, तब क्या करेंगे। What if the statement contains conditional or biconditional symbols? That will be in the next. देखो negation of a statement having conditional and biconditional statement. अगर स्टेटमेंट में कंडीशनल है या बाइकंडीशनल है तो उसका नेगेशन कैसे करेंगे, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये अगर आया तो लॉजिक का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जो मैं बोलता हूँ ना जो डिफिकल्ट पार्ट है, वो भी आ गया। यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। ये समझने के लिए आपको दो चीजें याद करनी पड़ेगी। पहली चीज ये है कि जो प्री कंडीशनल Q है, मैंने पहले भी बताया था ये चीज वाइल स्टडिंग इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। प्री कंडीशनल Q जो है, दिस इज इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, इसको याद रखना, दिस इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q। देखो P कंडीशनल Q जो इक्विवेलेंट होता है, वो किसको इक्विवेलेंट होता है, नेगेशन P और Q को, है ना। सिमिलरली अगर P बाई कंडीशनल Q है, क्या है, P बाई कंडीशनल Q अगर है,
So this is equivalent to P conditional Q and Q conditional P. देखो P conditional is equivalent to negation P और Q. P conditional Q किसको equivalent हो रहा है? negation P और Q. And P biconditional Q is equivalent to P conditional Q and Q conditional P. ठीक है, अब देखो कुछ करते हैं. तो जब भी नेगेशन बोलेगा अगर उसमें कंडीशनल है तो आप क्या करो, कंडीशनल को बदल दो, इक्विवेलेंट लिख दो. अगर मान लो मैं इसी का नेगेशन ढूंढ रहा हूं, मान लो P कंडीशनल Q का ही नेगेशन ढूंढ रहा हूं, तो हमें पता है नेगेशन के लिए मतलब अगर कंडीशनल है तो कोई रूल नहीं, रूल ऑफ नेगेशन इससे प्रीवियस स्लाइड में जो पढ़ा था वो काम नहीं करेगा. मतलब ये जो पढ़े थे ना, ये जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, और को एंड को और P को, ये सब कुछ काम नहीं करेगा, सब फेल हो गया. अगर ये सब फेल हो गया तो आपको यहाँ पे ये वाली चीज हेल्प करेगी कि जो P कंडीशनल Q है उसको आप क्या कर सकते. नेगेशन को मैं एज इट इज रख दिया, क्योंकि अभी तो मैं नेगेशन कर नहीं सकता. P कंडीशनल Q की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेशन P और Q कर रहा हूँ. समझा क्या कर दिया? P कंडीशनल Q की जगह पे मैंने कर दिया नेगेशन. अभी मैं नेगेशन को अप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे ये तो देख के ना मेरे को लगा आप तो कर लूंगा भाई, अजीब सी कॉन्फिडेंस आ गई मन में, देखो है कि नहीं. अब मेरे को कॉन्फिडेंस 7वें आसमान में. अभी मैंने जैसे ही देख लिया और एंड का खेल है तो मैं खेल लूंगा, और इसमें अच्छा खेल लेता हूँ. चलो नेगेशन अप्लाई करो. अंदर देखो नेगेशन P है, नेगेशन अप्लाई करेगा तो नेगेशन हट जाएगा, P हो जाएगा, और है तो एंड हो जाएगा, Q है तो नेगेशन Q हो जाएगा. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये अगर आप समझ गए तो जो कंडीशनल वाले सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, नेगेशन अगर रहेगा. और एक एग्जाम्पल करते हैं. अगर मान लो नेगेशन ऑफ, मुझे नेगेशन ढूंढना है P और Q, ऐसा है कंडीशनल Q एंड नेगेशन है, मान लो ऐसा कुछ है आपके पास. तो आप क्या करोगे, पहले स्टेटमेंट को देखा, पहली नजर में आपने देखा कि यहाँ पे बेचारा कुछ तो कंडीशनल जैसा दिख रहा है. तो अब तो इसका तो बेड़ा पार करना पड़ेगा, है कि नहीं. कंडीशनल अगर है तो हम लोगों ने पढ़ के रखा है. क्या पढ़ के रखा है बताओ? हम लोग ने ये पढ़ के रखा है कि कंडीशनल का जो नेगेशन है वो डायरेक्टली नहीं होता. कंडीशनल का जो नेगेशन है वो डायरेक्टली नहीं होता. तो कंडीशनल का नेगेशन के लिए रेड में क्यों बनाने वाला, डेंजर मार्क, ध्यान से समझने का. उसका कंडीशनल अगर है तो आप क्या करना, उसका इक्विवेलेंट लिखना. क्या लिखना उसका पहले इक्विवेलेंट. अब इक्विवेलेंट क्या होगा, इसको आप P मान लो और इसको आप Q मान लो और ये वाला फॉर्मूला लगा लो, है ना. तो ये क्या होता है, नेगेशन P. क्या होता है बच्चों, नेगेशन P. नेगेशन P हो गया. और Q की जगह पे कौन है, Q की जगह पे है Q एंड नेगेशन R. Q की जगह पे क्या है बच्चों, Q एंड नेगेशन ऑफ R. समझ गया. अब देखो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. कंडीशनल गया और एंड आ गया, अभी नेगेशन अप्लाई करो. जब नेगेशन ये नेगेशन पे अप्लाई होगा, ये नेगेशन ही हट जाएगा तो P और Q हो जाएगा. फिर अंदर आ जाओ, ये और है, और क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा. Q क्या बन जाएगा, नेगेशन Q बन जाएगा. एंड क्या बन जाएगा, और बन जाएगा. नेगेशन R क्या बन जाएगा, R बन जाएगा. सो दिस इज योर आंसर. समझा. एक एग्जांपल और करते हैं. एक एग्जांपल और करते हैं बाई कंडीशनल के साथ. बाई कंडीशनल वाला भाई क्या बोलता है, देखो, फाइंड द नेगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल Q. P बाई कंडीशनल Q. अगर बाई कंडीशनल है तो डायरेक्टली नेगेशन पॉसिबल नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, इसका इक्विवेलेंट लिख लेंगे. इसका इक्विवेलेंट मैंने अभी बताया था आपको, कौन सा वाला, ये वाला, और इंपॉर्टेंट भी बताया था, है कि नहीं. ये लिख लेंगे P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल. दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ बाई कंडीशनल. अब मैंने देखा क्या मैं अब नेगेशन कर सकता हूं, तो आंसर इज नो, नहीं कर सकता, क्योंकि फिर से कंडीशनल है. अभी कंडीशनल का ये है, P कंडीशनल का क्या होता है, देखो नेगेशन P और Q होता है, तो लिख लिया मैंने. एंड Q कंडीशनल P क्या होता है, नेगेशन Q और P. अब देखो, अब जो स्टेटमेंट मैंने लिखा इसमें ना कंडीशनल है ना बाई कंडीशनल है, कुछ भी नहीं, तो मैं अभी नेगेशन अप्लाई कर सकता है. जब मैं नेगेशन अप्लाई करूंगा, ये नेगेशन P दैट विल बिकम P, और बनेगा एंड Q बनेगा नेगेशन Q, एंड बनेगा और नेगेशन Q बनेगा Q, और बनेगा एंड P बनेगा नेगेशन P. ये आपका आंसर है. समझ गया बच्चे, दैट्स द आंसर. तो दिस इज हाउ टू फाइंड द नेगेशन ऑफ कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल सिम्बल्स. अगर कंडीशनल या बाई कंडीशनल रहेगा तो दिस इज हाउ टू फाइंड द नेगेशन. समझ गया. चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. क्वेश्चन नंबर 3, सेम एक्सरसाइज 1.3. राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग. इसका
नेगेशन करना। देखो अगर स्टेटमेंट है तो मैंने आपको बोला था ना, अगर स्टेटमेंट है तो उसका नेगेशन होगा। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको दिख रहा है कि x प्लस 8 ग्रेटर देन 8, x प्लस 8 ग्रेटर देन 11, तो इसका नेगेशन क्या होगा? इसका नेगेशन ये होगा कि स्टेटमेंट ये p है, इसका नेगेशन करो, तो x प्लस 8 ग्रेटर देन का दो चीजें हो सकती है, या तो ग्रेटर देन इक्वल, नॉट ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन के ऊपर एक लाइन मार दो, नॉट ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन नहीं होगा तो क्या होगा? लेस देन और इक्वल, दोनों लिख सकते हो आप, दोनों लिख सकते हो। यहाँ पे भी x प्लस 8, तो ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है। ये नंबर 1 आंसर, ये नंबर 2 आंसर, बोथ आर करेक्ट। जैसा लिखना है आपको लिखो। अभी बीच में आया और, बीच में क्या है बच्चों? और क्या बनेगा? एंड। मैंने बोला था ना और क्या बनेगा? एंड। अभी यहाँ पे आया और एक स्टेटमेंट, क्या है बताओ? और एक स्टेटमेंट, इसका भी नेगेशन करना है। तो y माइनस 3 इक्वल टू 6 है, y माइनस 3 इक्वल टू 6 है, तो नेगेशन क्या होगा? नॉट इक्वल टू 6। समझा? दोनों स्टेटमेंट का, और ये भी ऐसा। तो दो आंसर मैंने लिखा है, आपको जो पसंद है आप वो समझिए। हालांकि राइट साइड दोनों का सेम है, उधर ग्रेटर देन का नॉट ग्रेटर देन क्या है, या तो लेस देन इक्वल टू, ऐसे मैंने दो आंसर लिखे। समझ गया? पहला स्टेटमेंट को p मान लो, उसका नेगेशन करो, सेकंड स्टेटमेंट को q मान लो, उसका नेगेशन करो, और को एंड बना, और एक क्वेश्चन करते हैं। ये सब इजी क्वेश्चन है। सेकंड वाला इज ऑल्सो इजी। 11 लेस देन है तो नॉट लेस देन कर दो, 15 एंड को क्या कर दो, और 25 ग्रेटर देन है तो नॉट ग्रेटर देन 20, ऐसा। ये आंसर हुआ है। और एक आंसर देखो, 11 अगर लेस देन नहीं है तो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 15, बीच में एंड का और हो जाएगा। 25 अगर ग्रेटर देन नहीं है तो लेस देन इक्वल टू होगा, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या हो गया, ये कुछ तो दिया, इसका नेगेशन करना होगा। क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, हाँ क्या दिया बताओ? क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? स्क्वायर बनेगा। कब बनेगा बेचारा? इफ एंड ओनली इफ। देखो बच्चों एकदम ध्यान से देखो, इफ एंड ओनली इफ मतलब यहाँ पे बात हो रही है बाई कंडीशनल की। किसकी बात हो रही है? बाई कंडीशनल की। बाई कंडीशनल होता है ना इफ एंड ओनली इफ। इट इज ए रोम्बस। क्या था? इट इज ए रोम्बस। तो आप क्या करना, इसको क्यू मान लेना और इसको पी मान लेना। हो गया? ये पी और ये क्यू। तो मेरा जो सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट इज पी बाई कंडीशनल क्यू। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? पी बाई का। और क्या करना है मेरे को? इसका नेगेशन। क्या करना है मेरे को? इसका नेगेशन। एकदम ध्यान से समझो। तो अगर कंडीशनल रहेगा या बाई कंडीशनल, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखने का, कभी नहीं। अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। क्या करने का? उसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक बन गया। अब देखो नेगेशन तो अभी नहीं कर सकते हम लोग, इसका इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। इसका इक्विवेलेंट क्या? अभी मैंने बताया था आपको लास्ट स्लाइड में, पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल पी, ये है इसका नेगेशन। ये सही है। अब देखो क्या करना है, नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू का इक्विवेलेंट होता है नेगेशन पी और क्यू। क्या होता है? नेगेशन पी और क्यू। देन एंड क्यू कंडीशनल पी का नेगेशन क्यू और पी। देखो नेगेशन पी और क्यू एंड नेगेशन क्यू और पी। हो गया? चलो दिस इज, नेगेशन को बाहर रखो। अब तो देखो अभी जब ऐसा हो गया और एंड में कन्वर्ट हो गया, अभी नेगेशन आप अप्लाई कर सकते हो। घसीट दो नेगेशन को अंदर। नेगेशन ऑफ पी विल बी पी और विल बिकम एंड, क्यू विल बिकम नेगेशन क्यू एंड विल बिकम और, नेगेशन क्यू विल बिकम क्यू और विल बिकम एंड, पी विल बिकम नेगेशन पी। हो गया? ये हो गया, बट आंसर तो आ गया, बट सिंबॉलिक फॉर्म में है जिसको हमें फिर से स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो व्हाट इज पी? पी इज क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। तो आंसर क्या लिखोगे? आंसर ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, बट एंड है ना, एंड या लिख सकते हैं या बट इट इज नॉट ए रम्बस। इट इज नॉट ए रम्बस। पहला पार्ट हो गया। और बीच में और है ना, और इट इज ए रोम्बस, इट इज ए रोम्बस बट इट इज नॉट ए स्क्वायर, इट इज नॉट ए स्क्वायर। ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। हाँ ये आ गया तो 3 मार्क्स में भी आ सकता है। क्या क्या? पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म, फिर उसका इक्विवेलेंट, फिर उसका नेगेशन, फिर उसका स्टेटमेंट फॉर्म, है ना। क्या क्या? डायरेक्ट स्टेटमेंट से आंसर नहीं लिख सकते। स्टेटमेंट को सिंबॉलिक, सिंबॉलिक फॉर्म में आंसर, आंसर को फिर से स्टेटमेंट। समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, फिर मुझे नहीं बोल रहा।
अरे कृष्णा सर ने तो बताया नहीं था, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा नहीं होता, मैं बताया है ना, पढ़ने का घर पे जाके, समझा कि नहीं? इसको रिवाइज कर लोगे अच्छे से हो जाएगा। फिर पढ़ते हैं आगे, कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। जब इट इज कोल्ड एंड रेन, ये तो बहुत ही सिंपल है, लड्डू एकदम, लड्डू लड्डू खाओगे? आंसर बताओ। लड्डू बाद में खाना, मुंह में मूंगे आ जाएंगे, है कि नहीं? बच्चा लड्डू खाया होगा। चलो, इट इज कोल्ड, हाँ इट इज नॉट कोल्ड हो जाएगा, स्टेटमेंट है ना, इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेन। इंग्लिश ग्रामर आप लोग सुधार लेना, मेरा हाथ इंग्लिश में एकदम तंग है भाई। हाँ, तो देखो इट इज कोल्ड का क्या हो जाएगा, इट इज नॉट कोल्ड, एंड का और कर दिया, रेनिंग का नॉट रेनिंग। हाँ, अब देखो ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, बाद में मुझे दोस्त मत देना कि सर ने बताया नहीं था, है कि नहीं? मैं बता देता हूँ पहले। हाँ, इफ इट इज रेनिंग देन विल गो एंड प्ले फुटबॉल। देखो इट इज रेनिंग, इफ को छोड़ दो, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग को हमने बोल दिया पी, क्या बोल दिया इसको हमने? पी, दिस स्टेटमेंट इज पी। वी विल गो, वी विल गो, इसको बोल दिया क्यू, क्या बोल दिया इसको? क्यू। प्ले फुटबॉल, इसको बोल दिया आर, इसको बोल दिया इसको आर, समझ गया? इफ इट इज रेनिंग देन विल गो एंड प्ले फुटबॉल, तो इट इज रेनिंग को पी बोल दिया हम लोगों ने, विल गो क्यू हो गया, प्ले फुटबॉल आर हो गया। तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा, इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म कितना हो जाएगा? इफ इट इज रेनिंग, तो ये पी हो गया। देन के लिए क्या होगा? कंडीशनल। इफ एंड देन के लिए हम लोग कंडीशनल लिखते हैं ना, कंडीशनल। वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, ऐसा हो गया, ये हो गया सिंबल। इसका करना क्या है? नेगेशन। करना क्या है? नेगेशन। वो नहीं भूलना, नेगेशन सामने लिखने को नहीं भूलना। हाँ, नेगेशन सामने लिखने को बिल्कुल भी नहीं भूलना, भूल गए सत्यानाश हो जाएगा, खटिया खड़ी हो जाएगी एकदम, है ना? तो चलो आंसर करेंगे बच्चों इसका। आंसर कैसे करते हैं देखो, तो नेगेशन को मैंने नेगेशन रख दिया। अभी मुझे मालूम है कंडीशनल है, हाँ कंडीशनल है, तो मैं डायरेक्ट नेगेशन नहीं कर सकता, तो कंडीशनल का मेरे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? पी कंडीशनल क्यू का जो इक्विवेलेंट होता है वो नेगेशन पी और क्यू, यहाँ पे क्यू की जगह पे क्यू कंडीशनल आया। देखो नेगेशन पी और क्यू, क्यू मतलब क्यू एंड आर। अब नेगेशन अप्लाई कर दो, नेगेशन ऑफ पी विल बी पी और विल बिकम एंड, क्यू विल बिकम नेगेशन क्यू एंड विल बिकम और, आर विल बिकम नेगेशन आर। हो गया। आंसर लिखो स्टेटमेंट के फॉर्म में। आंसर कैसे लिखोगे? इट इज रेनिंग, पी क्या हो जाएगा? इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग एंड ये देखो we will go, क्यू था नेगेशन क्यू, we will not go और not play फुटबॉल, है ना? इंग्लिश में इंग्लिश सब समझ लेना, मोटा मोटी मीनिंग यही है। हाँ, अब देखो नेक्स्ट वाला आंसर, √2 इज ए रैशनल नंबर। इसका नेगेशन सबसे आसान है, सिर्फ नॉट लगा देना, √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो थर्ड वाला इंपोर्टेंट, फिफ्थ वाला इंपोर्टेंट, हाँ बहुत इंपोर्टेंट, रैशनल नंबर। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बच्चों, ऑल नेचुरल नंबर्स। ऑल के लिए क्या लिखोगे? सम। ऑल के लिए क्या लिखोगे? सम। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। क्या लिखोगे? आर नॉट होल नंबर्स। देखो ऑल के लिए सम हो गया, उसके बाद ये स्टेटमेंट है, क्या है? नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, उसका नेगेशन रहो, नेगेशन करने के लिए क्या किया? नॉट अप्लाई कर दिया, तो ये आंसर है इसका। फॉर ऑल है तो देयर एग्जिस्ट हो जाएगा, n बिलोंग्स टू n। फॉर ऑल में क्या हो गया? देयर एग्जिस्ट हो गया, n बिलोंग्स टू n, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। हाँ, क्या है स्टेटमेंट? n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल की जगह पे क्या हो जाएगा? नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 4। नाइन्थ वाला देखो, समझ गया? देयर एग्जिस्ट के लिए क्या हो जाएगा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n सच दैट x माइनस 17 लेस देन दिया है, नॉट लेस देन कर दो 20, और ऐसा लिखो x माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, बोथ आर करेक्ट।
समझ गया? दिस इज हाउ टू फाइंड द नेगेशन। ये सब इजी है बच्चों, जब तक स्टेटमेंट में कंडीशनल बाई कंडीशनल नहीं आता है नेगेशन फाइंड करना बहुत इजी है, अगर आपको नेगेशन का रूल्स पता है तो। नेगेशन का रूल हम लोग क्या किया था ना, कहाँ पे किया था, देखो ये स्लाइड में किया था हमने, नेगेशन ऑफ कंडीशनल बाई कंडीशनल, ये वाला। These are called rules of negation. These are called rules of negation. इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, These are called rules of negation. नेगेशन के अगर रूल्स याद है तो आप कर सकते हो। हाँ, नेगेशन के रूल्स आपको याद होने चाहिए, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर एंड और के बदले कंडीशनल बाई कंडीशनल है तो ये, कंडीशनल बाई कंडीशनल है तो ये, समझ गया? बस हो गया। उसके बाद हम लोग ने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। नाउ अभी हम लोग देखेंगे एक स्टेटमेंट गिवन है, एक स्टेटमेंट अगर गिवन है तो उसका कंडीशनल बाई कंडीशनल सॉरी उसका कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे ढूंढना है। तो देखो ये सब ढूंढने के लिए टू फाइंड ऑल दिस ना, द गिवन स्टेटमेंट मस्ट बी ए कंडीशनल स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट मस्ट बी ए कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर ये नहीं है तो हम लोग कुछ फाइंड नहीं कर सकते, कुछ फाइंड नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ इफ एंड देन। स्टेटमेंट इफ और देन के फॉर्म में होना ही चाहिए। कंडीशनल मतलब इफ एंड देन, ये फॉर्म में होगा देन ओनली वी कैन फाइंड कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ ए स्टेटमेंट, ठीक है। आप देखो इंपॉर्टेंट, इफ द गिवन स्टेटमेंट इज, इफ द गिवन स्टेटमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट है जो पी कंडीशनल क्यू के फॉर्म में है। स्टेटमेंट कौन से फॉर्म में है? पी कंडीशनल क्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट कौन से फॉर्म में है? पी कंडीशनल क्यू। अगर पी कंडीशनल क्यू के फॉर्म में है, ये आपका सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ये अगर पी कंडीशनल क्यू के फॉर्म में है तो आप क्या करोगे, इसका आप नेगेशन ढूंढोगे ना। नेगेशन जब ढूंढोगे तो क्या क्या बनेगा देखो, नेगेशन नहीं कन्वर्स ढूंढोगे तो इसका जो कन्वर्स होगा, इसका जो कन्वर्स होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। इसका जो कन्वर्स होगा उल्टा हो जाएगा। कन्वर्स क्या हो जाएगा? क्यू कंडीशनल पी। पी कंडीशनल क्यू का कन्वर्स क्या हो जाएगा? क्यू कंडीशनल पी। याद हो गया? देन इनवर्स क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा नेगेशन पी कंडीशनल नेगेशन क्यू। इनवर्स क्या हो जाएगा? नेगेशन पी कंडीशनल नेगेशन क्यू। देन कॉन्ट्रा पॉजिटिव, स्टेटमेंट का जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा वो क्या हो जाएगा? देखो द कॉन्ट्रा पॉजिटिव विल बी नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन पी, नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन पी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है। अगर गिवन स्टेटमेंट क्या है आपका, अगर गिवन स्टेटमेंट आपका कंडीशनल है, अगर गिवन स्टेटमेंट कंडीशनल और कौन से फॉर्म में है? पी कंडीशनल क्यू। कौन से फॉर्म में है? पी कंडीशनल क्यू। तो उसका जो कन्वर्स होगा, कन्वर्स क्या हो जाएगा? क्यू कंडीशनल पी हो जाएगा। एंड उसका जो इनवर्स होगा, उसका जो इनवर्स होगा तो दोनों जो क्वेश्चन है ना उसमें दोनों साइड में नेगेशन लगा देना, ये हो जाएगा आपका इनवर्स। और जो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा, इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव पहले कन्वर्स कर देना मतलब उल्टा कर देना, फिर इनवर्स कर देना मतलब दोनों में नेगेशन चिपका देना। समझा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये अगर याद रखोगे और इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी याद रख सकते हो। जैसे अगर मैं बोला इफ, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे याद रखो, देखो जैसा स्टेटमेंट दिया वैसा हम लोग याद कर सकते हो। इसको कैसे याद करोगे? ये मान लो इसको इफ एंड देन लिखा ना, इफ पी देन क्यू, ये गिवन स्टेटमेंट है, ये गिवन इफ पी देन क्यू। तो ये क्या है? इसका जो कन्वर्स है इफ क्यू देन पी, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। उल्टा हो गया। देन इसका इनवर्स कैसे लिखोगे? इफ नॉट पी, पी की जगह पे जो है वो लिख देना, इफ नॉट पी देन नॉट क्यू, देन नॉट क्यू। और पी नहीं है तो क्यू नहीं। यहाँ पे क्या है देखो, इफ नॉट क्यू, अगर क्यू नहीं है तो पी नहीं, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। सो दिस इज व्हाट कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ ए स्टेटमेंट। अगर गिवन स्टेटमेंट ये है, गिवन स्टेटमेंट कौन से फॉर्म में है देखो,
अगर गिवन स्टेटमेंट ये है इफ P देन Q, देन उसका कन्वर्स है इफ Q देन P, इनवर्स है इफ नॉट P देन नॉट Q, कन्वर्स है इफ नॉट Q देन नॉट P। हो गया। इसी को यूज करके हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे। एक स्टेटमेंट दे दिया रहेगा, हाँ, उसका कन्वर्स ढूंढना है, इनवर्स ढूंढना है, कंट्रापोजिटिव ढूंढना है। चलो बढ़ते हैं। देखो, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। फर्स्ट राइट डाउन द कन्वर्स। कन्वर्स क्या होता है? देखो, ये P है और ये Q है ना, तो कन्वर्स में उल्टा हो जाएगा। इफ Q मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, देन P एक्स लेस देन वाई। हो गया। P कंडीशनल Q का Q कंडीशनल P मतलब इफ एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर देन दिस। इनवर्स देखो, इनवर्स क्या हो जाएगा इसका? इनवर्स हो जाएगा इफ नेगेशन P है ना, इफ x नॉट लेस देन y देन x स्क्वायर नॉट लेस देन y स्क्वायर, है ना, दोनों में नेगेशन। कॉन्ट्रापोजिटिव में उल्टा होके नेगेशन लग जाएगा। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या हो जाएगा? तो उल्टा होके नेगेशन। उल्टा होके मतलब पहले Q का नेगेशन, इफ x स्क्वायर नॉट लेस देन y स्क्वायर देन x नॉट लेस देन y। बस हो गया। हो गया। देखो क्या दिया, इफ एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, ये P कंडीशनल Q का Q कंडीशनल P हो गया। एंड इनवर्स क्या हो गया? नेगेशन P कंडीशनल नेगेशन Q। कन्वर्स क्या हो गया? नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P। चलो नेक्स्ट देखो, पता नहीं कितना सही कितना गलत, मुझे तो सही लग रहा है। हाँ, क्वेश्चन देखो, ए फैमिली बिकम्स लिटरेट, ए फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट। हाँ, इफ के बाद जो है उसको आप P बोलोगे, इफ के बाद जो भी है उसको क्या बोलोगे आप? P। दिस इज P, है ना। ये देन के बाद है, देन लिखा नहीं, साइलेंट है, बट आप समझ जाना ये देन के बाद वाला स्टेटमेंट है। हाँ, अब ये मत ढूंढना सर इफ है देन क्यों नहीं है, तो इंग्लिश वाला ऐसे ही लिखते हैं, इंग्लिश उनको मालूम है देन क्यों नहीं लिखा, है ना, वो इंग्लिश का खेल है। अपन तो देसी है भाई, है कि नहीं, अपन देसी खेल है। देखो, तो इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट है वो P है और देन के बाद जो स्टेटमेंट है वो Q है। अगर देन नहीं है तो भी वो Q है। तो हम लोग को लिखना क्या है? पहले तो इसका कन्वर्स लिखना है। कन्वर्स मतलब Q कंडीशनल P। इफ Q देन P। तो क्या लिखेंगे? इफ Q क्या? देखो, ए फैमिली बिकम्स लिटरेट, a family becomes literate, then the woman, पे लिख रहा हूं, then the woman in it is literate। हो गया। then comes your inverse। इनवर्स में क्या होगा? नेगेशन P। P क्या है? देखो, if the woman in it is not literate, then the family is not literate, not literate। then contrapositive, कॉन्ट्रापोजिट में पहले नेगेशन Q ये है, इसमें नेगेशन। ए फैमिली इज नॉट इफ के साथ, हाँ, इफ तो रहेगा, हाँ, इफ ए फैमिली इज नॉट लिटरेट देन द वुमन इन इट इज नॉट लिटरेट। हो गया, समझ गया ना। लिखना तो अलग है, भावनाओं को समझो। हो गया, समझ गया ना, ऐसे ही लिखते हैं। अब देखो, इफ द सरफेस एरिया डिक्रीजेस, इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट है उसको P बोलेंगे, देन प्रेशर इंक्रीजेस, इसको Q बोलेंगे। तो कन्वर्स क्या लिखोगे? जल्दी जल्दी बोलो। कन्वर्स हो जाएगा उल्टा करके, हाँ, इफ प्रेशर इंक्रीजेस, इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। इनवर्स क्या होगा? दोनों में नॉट लगा देना। इनवर्स क्या हो जाएगा? इफ surface area do not increase, if surface area do not
increase, then the pressure do not, pressure surface area do not increase na, decrease na, decrease given है, do not decrease, then the pressure do not increase. हो गया. देन कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब पहले क्यू में नेगेशन. इफ द प्रेशर डू नॉट इंक्रीज, इफ द प्रेशर डू नॉट इंक्रीज, देन द surface area do not decrease. समझ गया? ऐसा हो गया. इफ द वोल्टेज इंक्रीजेस, इसको P बोल दिया, देन करंट डिक्रीजेस, इसको Q. सेम है. कन्वर्स क्या हो जाएगा? इफ द करंट डिक्रीजेस देन वोल्टेज इंक्रीजेस. इनवर्स क्या हो जाएगा? P में नेगेशन. इफ द वोल्टेज डू नॉट इंक्रीज देन द करंट डू नॉट डिक्रीज. कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा? इफ द करंट डू नॉट डिक्रीज देन द वोल्टेज डू नॉट इंक्रीज. लिख लो, ये जीपी है ओनली घर पे. समझ गया? तो हो गया. क्या क्या पढ़ लिया समझा? क्वांटिफायर्स पढ़े, डुअल पढ़े, नेगेशन पढ़े, है ना, और डिफरेंट बाकी सबके नेगेशन पढ़ लिए. फिर कन्वर्स, इनवर्स एंड इंट्रा पॉजिटिव नेगेशन थियरी पढ़ लिए और उसके क्वेश्चंस भी कर लिए. कंडीशनल बाई कंडीशनल का भी नेगेशन कर लिया. ठीक है, ऐसा हम लोग पढ़ते रहेंगे. तो अगर मेरे चैनल पे नए हो, हाँ, मेरे ऐप को डाउनलोड कर देना. हाँ, मेरे ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. ऐप को डाउनलोड कर देना ताकि ये जो पीडीएफ है ये इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना. आपको लिखने की जरूरत नहीं नोट्स को. ऐसे जैसे मैंने ये पीडीएफ लिखा है, ये एज इट इज आपका डाउनलोड होके आपके पास हो जाएगा, सो दैट यू कैन रीड. ठीक है, चैनल में नए हो, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को बोलना है कि अच्छे से पढ़े और खुद भी अच्छे से पढ़ना. मिलेंगे अगले लेक्चर में. अंटिल देन, बाय बाय.